हम लोग ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में देख रहे थे। ग्रीन कंप्यूटिंग का हम लोगों ने मीनिंग देखा था, उसके बाद रिलेवेंट फैक्ट देखा था और ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज एंड चैलेंजेस देखा था। ये टॉपिक जो है नवंबर 2016 वाली स्टडी मटेरियल में फिर से जो है इसको एक्सप्लेन किया गया काफ़ी डिटेल में, नवंबर 2016 वाली स्टडी मटेरियल में, ठीक है, ये टॉपिक को। तो हम लोगों ने मीनिंग में देखा था, फिर रिलेवेंट फैक्ट देखा था। मीनिंग में हम लोगों ने देखा था कि ग्रीन कंप्यूटिंग को ग्रीन आईटी भी कहा जाता है, ग्रीन कंप्यूटिंग को ग्रीन आईटी भी कहा जाता है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, यानी कि एक स्टडी एंड प्रैक्टिसेस है। सीधे शब्दों में अगर आपने इस थ्योरी को फॉलो किया तो आपका कंप्यूटर और आईटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो होगा वो ज़्यादा इफिशियंट वे में होगा और इन्वायरमेंटली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से होगा। एक्चुअली क्या होता है, ग्रीन कंप्यूटिंग का बेसिक फंडा क्या होता है, नेचर को बचाना, प्रकृति को बचाना। कंप्यूटर का पूरे लाइफ साइकिल जो होता है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है। कंप्यूटर या उसके डिवाइस या लैपटॉप ये सब बनते हैं तो ये नेचर से अपना जो होता है रॉ मटेरियल वगैरह सब जो होता है वो नेचर से लिया जाता है, ठीक है। पावर कंजम्पशन के लिए जो पावर बनता है बिजली, वो भी नेचर से लिया जाता है और फाइनली जब इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, तभी भी इसका वेस्ट जो होता है वो नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए ग्रीन कंप्यूटिंग की ज़रूरत लगी। तो ये सारी चीज़ें मीनिंग में हम लोगों ने देखा था, मुख्य रूप से देखा था ये स्टडी एंड प्रैक्टिस होता है, इसको ग्रीन आईटी भी बोला जाता है। इसलिए देखो यहाँ पर स्टेप्स ऑफ ग्रीन आईटी, यानी कि इसी को ग्रीन आईटी बोला जाता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कि स्टडी एंड प्रैक्टिस है, उसमें जो बेस्ट होगा वो आपको बताएगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस किसको बोलते हैं। तो मुख्य रूप से हमने रिलेवेंट फैक्ट देखा था और ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज एंड चैलेंजेस देखा था। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है, तो मान लो कि सुबह सुबह आप अपना हेल्थ बनाने के लिए ऐसी जगह पे जाते हो साइकिल चलाने के लिए, तो आपने एक प्लान बनाया कि सारे दोस्तों को हम लोग साथ में साइकिल चलाने के लिए जाएंगे, मतलब प्लान बनाकर साइकिल चलाएंगे और उसके बाद रास्ते में साउंड सिस्टम परचेस करेंगे और चिल्लाते हुए जाएंगे, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन एंड कंजर्व एनर्जी, ये चिल्लाते हुए साउंड बॉक्स में जाएंगे। तो आपको प्लान बनाकर साइकिल चलाना, यानी कि डेवलप ए सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान, रिसाइकलिंग, मेक इन्वायरमेंटल साउंड परचेज डिसीजन। जब आप खरीदने के लिए जाओगे तो ऐसी चीज़ें ही खरीदो जो प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाती है, जहाँ पर पावर कंजम्पशन भी कम कर, जैसे एलईडी बल्ब आपको आजकल आप यूज़ करते हो। रिड्यूस पेपर कंजम्पशन और कंजर्व एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेप 1 के बारे में। स्टेप 1 हमारा क्या है, प्लान बनाना। तो प्लान बनाना है, तो प्लान बनाने में बोलता है कि जब भी आप प्लान बनाने के लिए जाओ तो स्टेक होल्डर लोगों को इन्वॉल्व जरूर से जरूर करो। ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए जो भी पॉलिसी आप बनाओगे उसमें स्टेक होल्डर लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ठीक है, कि कैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, कैसे उसका यूज़ करना है, कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, सब चीज़ों में आप स्टेक होल्डर लोगों को इन्वॉल्व करो। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाता है कि इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स। सेकेंड पॉइंट आता है कि आईटी कम्युनिटीज़ को इनकरेज करना है ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करे, फॉलो करे सारे नियम कानून को। आईटी क्योंकि मेन फोकस एरिया होता है इसलिए इसका नाम ग्रीन आईटी भी डाला गया। ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए आईटी मेन फोकस एरिया होता है, इसलिए आईटी डिपार्टमेंट वालों को इनकरेज करना है कि आप ग्रीन आईटी का जो प्रैक्टिस होता है उसको फॉलो करो भाई लोग, ठीक है। इसके लिए उनको इनकरेज करना है, ठीक है। उसके लिए बोलता है कि ऑनगोइंग कम्युनिकेशन एंड कैंपस कमिटमेंट, कैंपस में सबका कमिटमेंट चाहिए और सबका कम्युनिकेशन जो है जरूरी है, तो कैंपस कमिटमेंट। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा पॉइंट आता है आपका, ये पहला पॉइंट हो गया इन्वॉल्व स्टेक होल्डर, दूसरा इनकरेज आईटी कम्युनिटी, तीसरा कैंपस कमिटमेंट। चौथा पॉइंट आपका आता है यहाँ पर प्लान में क्या क्या बातें इंक्लूड होनी चाहिए, इंक्लूजन, स्पेसिफिक इंक्लूजन। तो किसी भी इंडस्ट्री में 4 बातें जो होती है स्पेसिफिकली इंक्लूड करना आपको जरूरी है। पहली बात होती है कि पावर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है तो पावर कंजम्पशन के बारे में प्लान इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा, पेपर का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो पेपर कंजम्पशन को रिड्यूस करने का प्लान जो होता है वो होना चाहिए, पेपर कंजम्पशन। तीसरा, ओल्ड मशीन जो होता है उसको रिप्लेस करने के लिए यानी कि रिसाइकिल की पॉलिसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर रिसाइकिल, इस पर भी आपको प्लान बनाना है कि मशीन को रिसाइकिल जो करना है उसकी पॉलिसी। और उसके बाद चौथी बात जो होती है वो आपको जब नया मशीन खरीदना उसके लिए रिकमेंडेशन। तो ये 4 बातें स्पेसिफिकली इंक्लूड होनी चाहिए, पावर, पेपर, रिसाइकलिंग पॉलिसी और रिकमेंडेशन, PPRR। तो ये 4 बातें स्पेसिफिकली इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चौथी बात आ जाती है। उसके 5वीं बात आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करो। 5वां पॉइंट बोलता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करो। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में एक्चुअली क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टी यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करो।
इससे फ़ायदा क्या होता है कि सिर्फ जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उसने ही रिसोर्सेस बहुत सारा एक जगह मेंटेन किया, तो सेंट्रलाइज पावर कंजम्पशन हुआ, सेंट्रलाइज रिसोर्सेज मेंटेन किया, एसी कूलिंग मशीन, मतलब बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बच गए, लाखों करोड़ों प्रोवाइडर यूजर लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर देंगे ये लोग, ठीक है। एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जितना भी खर्चा होता है, बिजली का खर्चा, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज का खर्चा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का खर्चा, और सिर्फ खर्चा ही नहीं बल्कि नेचर के जो रिसोर्सेज लगते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं, और क्योंकि ये वर्चुअलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सारे जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उसको भी, इसीलिए इनसे सर्विस लो तो क्या होगा कि सब कोई अपना अपना सेटअप नहीं करेगा। जब सब कोई अपना अपना सेटअप नहीं करेगा तो उस हिसाब से पावर कंजम्पशन नहीं होगा, सब अपना अपना सर्वर लगाने लगे, सब अपना अपना एसी लगाने लगे सर्वर को ठंडा रखने के लिए, तो सोचो कि बिजली कंजम्पशन कितना ज़्यादा होगा, प्राकृतिक रिसोर्सेज को कितना नुकसान पहुंचेगा। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रमोट करो, इन्वॉल्व स्टेक होल्डर, उसके बाद इंकरेज आईटी कम्युनिटी, इंक्लूजन में प्लान में इंक्लूड होना चाहिए, पावर बोल दिया मैंने, पावर पेपर रिसाइकलिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन, ऐसी ऐसी गलतियों से आपको और याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैंपस कमिटमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग ये सारी चीज़ें हैं प्लान बनाकर अब साइकिल चलाने के लिए हम लोग जाते हैं। रिसाइकलिंग करना है, ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, पहला पॉइंट है आपका ई वेस्ट का डिस्पोजल। जो भी आपका कानून होता है उसके हिसाब से ही ई वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टेट एंड लोकल रेगुलेशंस। मोबाइल की बैटरी भी जो है आप निकाल के, मान लो कि आपकी बैटरी खराब हो गई, आप उसको इधर उधर फेंक देते हो, वो प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अमेरिका में आप ये काम भी नहीं कर सकते हो कि इधर उधर जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को या फिर हार्ड डिस्क को फेंक देते हो, सीडी खराब हो गया उसको तोड़ ताड़ के फेंक दिया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें काम नहीं करते हो, इस तरह से नहीं कर सकते हो, आप सेंट्रल स्टेट और लोकल रेगुलेशन के हिसाब से ही ई वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करोगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर डिस्कार्ड इन क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल मैनर में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होंगे उसको रिस्पॉन्सिबल मैनर में डिस्कार्ड करना है रिस्पॉन्सिबल मैनर में, ठीक है। जो भी यूज्ड या फिर अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उसको कुछ इस तरीके से आपको डिस्कार्ड करना है कि वो हार्म ना करे नेचर को, प्रकृति को, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि रिसाइकलिंग ऑफ इक्विपमेंट का रिसाइकलिंग जो होता है, रिसाइकलिंग ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। जो भी आपका जो होता है मैन्युफैक्चरर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया या कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम हो गया, आईटी इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, वो प्रोडक्ट के लाइफ के एंड में आपको एक सर्विस देना चाहिए कि भाई हम आपका रिप्लेस करेंगे, आप हमको पुराना वाला फ्रिज दो, नया वाला फ्रिज हम आपको बदले में देंगे, कुछ कॉस्ट पे रिड्यूस करेंगे। तो ये रिसाइकलिंग या अदर मैनेजमेंट का ऑप्शन देना चाहिए, तो ये रिसाइकलिंग का ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। रिसाइकलिंग ऑफ कंप्यूटर, रिसाइकलिंग ऑफ, ये तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात हम लोग कर रहे थे, अब यहाँ पर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो भी कंप्यूटर बनाता है उसको कंप्यूटर का रिसाइकलिंग जो है सर्विस देना चाहिए। ग्रीन आईटी में उसको हम लोग अपनाने के लिए बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब आप रिसाइकलिंग कंप्यूटर का भी जो है सिस्टम बनाओ। तो ये रिसाइकलिंग में 4 बातें दी गई है। उसके बाद बोलता है कि इन्वायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजन, जब आप खरीदने के लिए सामान को जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान या जो कुछ भी, तो आप नेचर का ख्याल रखो, जैसे कि आपका डेस्कटॉप, नोटबुक, उसके बाद फिर बोलता है कि ये सारी चीज़ें मॉनिटर परचेज करो। तो सबसे परचेज ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक एंड मॉनिटर बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। अगर ये सब आपको खरीदना ही है तो प्रकृति को ध्यान में रख कर दो, जैसे कि आपका एलईडी पैटर्न का होना चाहिए, एलसीडी पैटर्न का स्क्रीन वगैरह सब होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दो। फिर बोलता है कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, तो परफॉर्मेंस को ध्यान में क्लियर रखकर आपको प्रोडक्ट का डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भाई एनर्जी जो होता है वो ज़्यादा कंज्यूम करे, तो इससे पावर जो है उसका खपत ज़्यादा होगा। तो प्रोवाइड ए क्लियर कंसिस्टेंट सेट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन का भी आपको देखना है कि भाई ज़्यादा कंज्यूम ना करें, ठीक है, उसमें ऐसा सिस्टम सब होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं रिकॉग्नाइज मैन्युफैक्चरर इफर्ट, तो जैसे कि आपको जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या है थोड़ा महंगा दिया है, लेकिन आपको सामान में क्या बोल रहा है कि ये जो है भाई साहब ये कम जो है इसमें ग्रीन मतलब आईटी को की वजह से जो है प्रकृति को बचाने की वजह से इसमें ऐसा ये चीज़ इस्तेमाल किया है, वैसा ये चीज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो उसको मोटिवेट करो, इनकरेज करो, क्योंकि वो फाइनली नेचर के लिए प्रमोट करने के लिए, भाई नेचर जो है उसको बचाने के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर के एफर्ट को हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना है। प्रमोट वर्चुअल रिसोर्सेज, तो बात ये होगी यूज सर्वर एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट में आपको यूज़ करना है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंट हो गए। मेक इन्वायरमेंटल साउंड परचेज डिसीजन, आप प्लीज़ बैक करके सुनो, ये एकदम ईजी सी चीज़ें हैं इसलिए मैं आपको जल्दी में कवर करवा रहा हूँ। रिड्यूस पेपर कंजम्पशन, पेपर कंजम्पशन का जो होता है ईमेल वगैरह का इस्तेमाल करो, ठीक है। ईमेल के इस्तेमाल से या फिर अदरवाइज कोई इलेक्ट्रॉनिक आर्काइविंग सिस्टम आप अगर यूज़ करते हो तो उससे पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस होगा, पेपर कंजम्पशन रिड्यूस होगा, ठीक है, पेपर कंजम्पशन। उसके बाद बोलता है कि ई डॉक्यूमेंट करेक्शन फीचर्स जो है इस्तेमाल करो। यूज ट्रैक चेंजेस फीचर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रादर दैन रेड लाइनिंग
करेक्शन ऑन पेपर। जब भी आपको कुछ ठीक करना है तो रेड लाइन से क्रॉस करके ऐसे ऐसे ये सब मत करो, ठीक है। उसमें जो होता है ईडीएम सिस्टम जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक करेक्शन का ऑप्शन रहता है। तो पेपर जो होता है उसमें रेड लाइन करके आप रेड लाइन से क्रॉस करते हो और तब करेक्शन वगैरह करते हो, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का करेक्शन फीचर्स जो है इस्तेमाल करना है। उसके जो बोलता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग को प्रमोट करो। ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादातर देखते हो कि घर पे आके जो है अमेजन वाले भी आपको आजकल इलेक्ट्रॉनिकली जो है मोबाइल में ही साइन करवाते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉनिक पेन आपके हाथ में देते हो, बोलते हैं साइन करो, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में मैक्सिमम काम इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, पेपर का कंजम्पशन बहुत हद तक रिड्यूस होता है, इसलिए उसको प्रमोट करो। केयर वाइल प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, वाइल प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, जब आप प्रिंटर से प्रिंटिंग जो निकालते रहो तो पेपर का जो होता है वो बोथ साइड में प्रिंट निकालो। रेगुलर रिसाइकल करना है आपको पेपर का, जो फॉन्ट होगा वो छोटा होना चाहिए, जो भी आपका टाइप किया हो उसका मार्जिन कम रखनी है, जो भी आपने मतलब कम से कम पेपर कंज्यूम करने के लिए जितना केयर हो सकता है वो सारे के सारे केयर बरतो, ऐसा कहा गया है। तो रिड्यूस पेपर कंजम्पशन। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट आता है कंजर्व एनर्जी। तो आपको जो होता है यहाँ पर पीसी या मॉनिटर जो होता है वो आपका क्या होना चाहिए, आप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी मॉनिटर इस्तेमाल करो, ठीक है। एलसीडी मॉनिटर इस्तेमाल करो रेदर देन कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी इस्तेमाल मत करो, एलसीडी इस्तेमाल करो, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि डेवलप ए थिन क्लाइंट स्ट्रैटेजी। थिन क्लाइंट स्ट्रैटेजी, थिन क्लाइंट स्ट्रैटेजी को एक और नाम से पुकारा जाता है लीन क्लाइंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, लीन क्लाइंट स्ट्रैटेजी, या इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहा जाता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एक ही सर्वर लगाओ, उस पर बहुत सारे पीसी को कनेक्ट कर देते हो आप ऑफिस में, और इसी सर्वर पर जितना भी आपको सॉफ्टवेयर, मान लो टैली लगाना, टैली लगा दिए, ईआरपी लगाना, ईआरपी लगा दिए, जो भी लगा रहे सभी कंप्यूटर पर बैठकर जो है वो आपस में काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सर्वर हो गया, और ये क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। तो इसी स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए बोलना जो बोलता है कि डेवलप ए थीन क्लाइंट स्ट्रैटेजी, मतलब क्या यहाँ पर बोलता है कि आपका थीन क्लाइंट स्ट्रैटेजी जो है डेवलप करो। मतलब ट्रेडिशनल पीसी सिस्टम में क्या होता था, हर एक कंप्यूटर पर जो होता था वो आप प्रोसेसिंग सर्वर लगाते हो, हर एक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग सर्वर होता है। क्लाइंट स्ट्रैटेजी में बोला गया है कि नहीं, ऐसा ना करो, एक ही सर्वर लगाओ, उससे बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस को कनेक्ट करो और बैठकर सर्विस परफॉर्म करते रहो। थीन क्लाइंट स्ट्रैटेजी यूज करना सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एंड पॉइंट कंप्यूटिंग डिवाइस जिसको यूजर इस्तेमाल करता है वह छोटा, सस्ता और मैन्युफैक्चर करने में सिंपल होता है। यानी कि जो आपका जो क्लाइंट होगा, जो छोटे छोटे डिवाइस आपने सर्वर से कनेक्ट किए हैं, ये सब सस्ते पड़ेंगे आपको, सब बहुत हद तक सस्ते पड़ेंगे। छोटे छोटे डिवाइस जो होते हैं जो आप एक सर्वर से कनेक्ट करते हो, तो ये फायदा हो जाता है, सस्ता और मैन्युफैक्चर करने में सिंपल होता है। और सबसे खासियत ये होती है कि ट्रेडिशनल पीसी यानी कि आपका सीपीयू वाला जो पीसी होता है, जिसमें सीपीयू लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उससे लगभग आधा पावर कंज्यूम करेगा। ये बिजली इतनी बचत होगी कि भाई ये अकेला सर्वर सबको फैसिलिटी जब देगा तो उससे बिजली बचत होगी। तो इसको बोलते हैं डेवलप ए थीन क्लाइंट स्ट्रैटेजीज। तो एलसीडी का इस्तेमाल करना है, थीन क्लाइंट स्ट्रैटेजी जो है उसको फॉलो करना है। फिर बोलता है यूज नोटबुक कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि आपके घर में जो पीसी लगा हुआ है उससे नोटबुक कंप्यूटर जो होता है कम एनर्जी कंज्यूम करता है, उसमें भी एलसीडी हो तो और कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब तो एलईडी वगैरह सबका जमाना आ गया है। उसके बोलता है अप्लाई पावर मैनेजमेंट फीचर्स। तो कई सारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें देखते हैं कि ऑटोमेटिकली वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, इंक्लूडिंग आपका पीसी भी। वो उसमें क्या होता है, उसका पावर मैनेजमेंट फीचर्स होता है जो कुछ देर तक यूज नहीं करोगे तो वो अपने आप जो है स्लीपिंग मोड में चला जाता है। पावर डाउन सीपीयू एंड डिवाइस ड्यूरिंग द इनएक्टिविटी। जब आप काम नहीं करते रहते हो तो पावर डाउन कर दो सीपीयू एंड डिवाइसेस को। ये आपको प्रैक्टिसेस बता रहा है, किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड टास्क को जो है वो आप काम करते नहीं कर रहे हो तो उस वक्त जो होता है आप क्या बोलते हैं, पावर डाउन आपको कर देना है। फिर बोलता है कि टास्क परफॉर्म करना है आपको बिना इंटरवल के। किसी भी कंप्यूटर का टास्क जो होता है वो बिना इंटरवल के आप कंप्यूटर ऑन करो, पूरा टास्क करो, तब जाके वहां से उठो, ठीक है। जब आपको यूज नहीं करना है तो कंप्यूटर या पेरिफेरल्स को जो है आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि पावर अप एंड पावर डाउन एनर्जी इंसेंटिव पेरिफेरल्स अकॉर्डिंग टू यूज। तो कई सारे जो होते हैं जैसे प्रिंटर है, आप फिलहाल उसका इस्तेमाल नहीं करो तो उसका पावर वगैरह सब ऑफ कर दो। एम्प्लॉय अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पर बोलता है कि बतौर पावर बैकअप जो होता है वो कंप्यूटिंग वर्क स्टेशन जो होता है वो सर्वर, नेटवर्क और डाटा सेंटर के लिए आप अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स भी बनाकर रखो। कि मान लो आपका डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म का ये एक हिस्सा हो गया कि किसी वजह से पावर आपका चला गया तो फिर क्या करोगे, पावर के लिए अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स वगैरह सब बना के रखो। प्रेफर वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऑफर। मतलब मीटिंग के लिए आप क्या करो कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में काफ़ी एनर्जी लगती है, काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज लगता है, पेट्रोल लगते हैं, ये सारी चीज़ें जो खर्च, पैसे तो छोड़ो, अदरवाइज भी बहुत एक्सपेंस होता है। तो मीटिंग वगैरह के लिए आप वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है ऑफर को एक्सेप्ट करो। ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पर बातें बताई गई है।
अब अमेंडमेंट में अगर देखा जाए तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस के बारे में यहाँ पर हम लोगों को 4 बातें पढ़नी है, मीनिंग, एडवांटेजेस, उसके बाद इमर्जिंग ब्रिंग योर ओन डिवाइस थ्रेट, और मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ब्रिंग योर ओन डिवाइस, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर मीनिंग देख चुके हैं। इमर्जिंग BYOD थ्रेट देख चुके हैं, नदी NADI जो हम लोगों ने देखा था। मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ब्रिंग योर ओन डिवाइस ये भी हम लोगों ने देखा था। सिर्फ एडवांटेजेस यहाँ पर नया अमेंडमेंट करके डाला गया है। अगर अमेंडमेंट की बात हम लोग करते हैं तो ये सिर्फ एडवांटेजेस करके अमेंडमेंट करके डाला गया है। और FTR की वीडियो में इसके बाद हम लोग ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक हमारा जस्ट अभी हम डिस्कस करते हैं मीनिंग के बाद, और उसके बाद जो है ये वाली वीडियो जो है हम लोग देखेंगे इमर्जिंग ब्रिंग योर ओन डिवाइस थ्रेट्स और मोबाइल कंप्यूटिंग एंड BYOD के बारे में। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या होता है कि एम्प्लॉय बहुत हैप्पी होते हैं। ऑफिस में काम करते वक्त जो होता है वो अगर आपको खुद का डिवाइस यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए दे दे तो आपकी उससे खासियत क्या होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप क्या होता है कि लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइस ऑफिस में लाने की लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो हैप्पी एम्प्लॉय रहता है क्योंकि अपने खुद के डिवाइस पर उसको काम करने को मिल जाता है, जिससे वो ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। तो हैप्पी एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि भाई आप एक एम्प्लॉय एक ही डिवाइस ला सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं ला सकते हो, तो ये हैप्पी एम्प्लॉय। लोअर IT बजट। यहाँ पर क्या होता है कि अगर सारे एम्प्लॉय लोग अपने अपने PC को या लैपटॉप को या फिर आप क्या बोलते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस को ले आएँ तो भाई खरीदना नहीं पड़ेगा इनको, कंपनी वालों को, तो फिर लोअर IT बजट होगा ही। लोअर IT सपोर्ट, IT रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट। तो IT सपोर्ट जो होता है उनका डिवाइस खराब होता है तो वो खुद से खुद जो है मेंटेन वगैरह सब कर लेते हैं, अपग्रेड रखते हैं सारे सिस्टम को, वो खुद से खुद रखते हैं, तो उतना ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉयर को। अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एम्प्लॉय काफ़ी प्रोएक्टिव होता है खुद की नई टेक्नोलॉजी को खुद के कंप्यूटर में डालने के लिए। जैसे विंडोज़ 10 आया तो सब अपने आप को अपग्रेड करने चला गया, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को इस बात के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अर्ली अडॉप्ट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी को। इंक्रीज एम्प्लॉय इफिशियंसी। एम्प्लॉय इफिशियंसी काफ़ी इंक्रीज होती है खुद के डिवाइस पर काम करने के कारण। जो भी होते हैं आपका खुद के डिवाइस पर काम करने के कारण जो भी होते हैं वो आपको घर में भी वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उससे लर्निंग कर्व रेशियो जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे काम करने की प्रैक्टिस उनकी बढ़ती है, तो उनका जो है इफिशियंसी फाइनली जो है बहुत हद तक बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ खासियत हो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे इमर्जिंग ब्रिंग योर ओन डिवाइस थ्रेट रेगुलर कोर्स की वीडियोज़ में, और उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ब्रिंग योर ओन डिवाइस के बारे में। फिलहाल जो है हम लोग यहाँ पर FTR की वीडियो में अमेंडमेंट का पोर्शन देखते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्क के बारे में। सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्क के बारे में यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। उसमें आप देखते हो कि टाइप्स एंड बिहेवियर ऑफ सोशल नेटवर्क, टाइप्स एंड बिहेवियर ऑफ सोशल नेटवर्क, उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर की। यहाँ पर हम लोगों ने मीनिंग देखा, सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स एंड बिहेवियर देखा, और लाइफ साइकिल के बारे में उसके बारे में चर्चा की। लाइफ साइकिल ऑफ नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने ये फिगर देखा था, ठीक है। ये सब अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट यहाँ से है, आपका वेब 2.0 से अमेंडमेंट आना स्टार्ट है, यानी कि नवंबर 2016 में यहाँ से अमेंडमेंट करके डाला गया है। वेब 2.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0 यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। वेब 2.0 हमें पहले भी बताया गया था, ठीक है। वेब 3.0 नया कंसेप्ट है जो कि नवंबर 2016 वाली स्टडी मेटल में डाला गया है, जो कि हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक होने वाला है वेब 3.0। फिलहाल हम लोग वेब 2.0 के बारे में सब कुछ फिर से पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं वेब 1.0 क्या होता है। तो ये वेब 1.0 क्या होता है, जिसको आप लोग WWW के नाम से भी जानते हो, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हो। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब होता है। पॉपुलरली हम लोग वेब 1.0 को ही वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था, वेब 1.0 में क्या होता था कि आपका जो होता है वेबसाइट एक मात्र नोटिस बोर्ड की तरह होता है, जिस पर आप विजिट करते हो, एक्सेस करते हो, और जो भी लिंक दिया रहता है उस पर क्लिक करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रीड करना है उस इन्फॉर्मेशन को आप रीड कर सकते हो। पर उस रीड करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को ना आप चेंज कर सकते हो, ना आप इंटरेक्शन कर सकते हो अदरवाइज कोई, मतलब चैटिंग शैटिंग फाइल शेयरिंग ये सब नहीं कर सकते हो, टैगिंग वगैरह सब नहीं कर सकते हो। लेकिन आजकल के ज़माने में आप देखते हो कि आप क्या बोलते हैं फाइल शेयरिंग करते हो, चैट करते हो, टैग करते हो, अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो सेकंड जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब में आया, जिसको वेब 2.0 करके बताया गया है। मतलब क्या, वेब 1.0 क्या था, ये था रीड ऑनली वेब, रीड ऑनली वेब। और वेब 2.0 क्या हो गया, ये हो गया रीड राइट वेब।
ये दोनों में ये अंतर हो गया, ये रीड ओनली वेब है और ये रीड राइट वेब है। इसका भी एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग अभी देखने वाले हैं वेब 3.0 में, ठीक है, जो कि पूरी तरह से आज तक एप्लीकेबल नहीं हुआ वेब 3.0, लेकिन वो बढ़ रहा है, आने वाले समय में हमको वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका क्या क्या खासियत होता है, ये कंसेप्ट क्या होता है वेब 3.0 का। ये कंसेप्ट होता है कि ये इसमें ऑनलाइन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होती है। वेब 1.0 पर हमारा चर्चा नहीं है, हमारी चर्चा वेब 2.0 से ही स्टार्ट है। तो सबसे पहले कंसेप्ट में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, आप उम्मीद है कि नोट करोगे, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, तो ये वेब 2.0 में ऑनलाइन आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, जो लोगों को ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सके, रिसीव कर सके, कोलैबोरेट कर सके या अदरवाइज जो है शेयर कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है आप ध्यान देना जरा, उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी यहाँ पर बताई गई है। सेकेंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवाने के लिए जा रहा हूँ, ये सम स्पेसिफिक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो सम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है ये वेब 2.0। ये आपके सिलेबस में जो है ये पॉइंट जो अमेंडमेंट करके नया डाला गया है कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है ऑनलाइन कोलैबोरेशन के लिए और ऑनलाइन की शेयर की एबिलिटी करने के लिए। दो मेजर एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करता है, ठीक है, टू मेजर, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। पहला टेक्नोलॉजी का नाम है अजैक्स और दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करता है, अदर एप्लीकेशन में बहुत सारे आ गए, ठीक है, अदर करके ही हम लोग करते हैं। चलो दो यहाँ पर टू मेजर नहीं है, ये मेजर टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं अदर, ठीक है। एजैक्स में यहाँ पर क्या हो गया, एजैक्स में देखो दो टर्म है। पहला टर्म है ए जे ए अजा, उसके बाद फिर बोलता है यहाँ पर एक्स, उसके बाद यहाँ पर अदर। तो अजा क्या हो गया, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट को अजैक्स बोला गया है। असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट, एक्स से क्या हो गया, XML हो गया। तो ये सब स्क्रिप्ट है या फिर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट है, XML हो गया, ठीक है। और उसके बाद अदर में अगर हम लोग बात करते हैं तो अदर में जैसे कि आपका बहुत सारा टेक्निक हो गया, XHTML, उसके बाद CSS, तो ये अदर हो गया। तो अजैक्स में बहुत सारी चीजें मिली होती है। तो अजैक्स जो होता है, पहली टेक्नोलॉजी का नाम है अजैक्स। एजैक्स जो होता है, मैं फिर से इन सब चीज़ों को बता दूं, यहाँ पर बोलता है कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ के लिए, मेजर एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑनलाइन शेयरिंग वगैरह सब कर सके, ऑनलाइन शेयरिंग वगैरह सब कर सके। इसलिए पहला जो होता है वो होता है आपका एजैक्स, ठीक है। तो ये एजैक्स, तो एजैक्स को AJA हम लोगों ने बोला, उसके बाद प्लस एक्स और प्लस अदर टेक्नोलॉजी। एजैक्स में AJA का मतलब हो गया असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट। ये एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट होता है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। दूसरा एक्स का मतलब हो गया XML और अदर में आ गया आपका XHTML और CSS। इन सब का यूज किया जाता है, इन सबको मिलाकर एक टर्म से पुकारा जाएगा, इसको बोला जाता है एजैक्स, एजैक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा, हमने यहाँ पर क्या देखा कि दो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा अजैक्स के बारे में। अजैक्स में हम लोगों ने AJA का मतलब देखा असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद XML और उसके बाद अदर में हम लोगों ने देखा जो कि आपका XHTML CSS। जो लोग वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह सब सीखते हैं उन सबको ये सारे टर्म के बारे में डिटेल में सीखना होता है। तो ये सारे असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद XML और अदर एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके एजैक्स बोला जाएगा सब टर्म को। उसके दूसरा हिस्सा हम लोगों ने देखा था अदर। तो अदर में आपका जो एडवांस टेक्नोलॉजी होता है उसमें यूज़ करता है RSS। इसको बोलते हैं रियली सिंपल सिंडिकेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं रियली सिंपल सिंडिकेशन।
ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। मतलब अगर आप एक वेबसाइट को अपडेट करोगे ऑटोमेटिकली उससे कनेक्टेड दूसरा वेबसाइट अपडेट हो जाएगा। मतलब दूसरे वेबसाइट पर भी आपको एक वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाता है। इसका मतलब वो उसने RSS का इस्तेमाल किया है, रियली सिंपल सिंडिकेशंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आपको इससे फायदा क्या हो जाता है कि भाई आपका कनेक्टेड वेबसाइट है, मान लो एक वेबसाइट पे एक इन्फॉर्मेशन डाला, उससे रिलेटेड 50 वेबसाइट पे भी चला जाएगा वो इन्फॉर्मेशन, या फिर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर शेयर किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन को। इसको हम लोग बोलते हैं RSS, रियली सिंपल सिंडिकेशंस। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रियली सिंपल सिंडिकेशंस। दूसरा होता है कि आपका इक्लिप्स, दूसरा होता है इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है कि देखो ये क्लिप, इसमें नाम ही लगा हुआ है क्लिप, मतलब क्या कि यूजर इंटरेक्शन में ये सपोर्ट करता है। यूजर इंटरेक्शन में यूजर आपस में इंटरेक्ट कर पाते हो, आप चैटिंग कर पाते हो, तो ये सारे एप्लीकेशंस का यूज करता है वो। तो यहाँ पर बोलता है कि वेब 2.0 में बहुत सारे आपके ऑनलाइन कोलैबोरेशन और शेयर करने के लिए मेजर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसमें एजैक्स होता है। एजैक्स मतलब उसमें AJA का मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, एक्स का मतलब XML, और अदर में हमने देखा XHTML और CSS। उसके बाद फिर वो देखा हम लोगों ने कि अदर में बोलता है RSS, जिसको रियली सिंपल सिंडिकेशंस भी बोलते हैं। एक वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन दूसरे वेबसाइट पर जो है अवेलेबल हो जाना चाहिए, इसके लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है, उसको रियली सिंपल सिंडिकेशंस बोलते हैं। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि यूज़र इंटरेक्शन कर पाता है, यूज़र इंटरेक्शन सपोर्ट, जो उसको इंटरैक्ट करने में ये सपोर्ट करता है, इसलिए यूज़र इंटरेक्शन सपोर्ट के लिए इक्लिप्स होता है। ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसलिए आपको बस इसका टर्म याद रखना है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा वेब 2.0 का, उसमें आपने नोट किया होगा कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, पहला पॉइंट जो होता है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग देखा होगा। दूसरा हम लोगों ने देखा एडवांस जो टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ की जाती है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पर कि कन्वर्ट स्टैटिक वेब पेज टू मोर डायनेमिक। तो स्टैटिक, तो पहले वेबसाइट जो होता था वो स्टैटिक होता था, ये HTML वगैरह से बनाया जाता था, तो स्टैटिक HTML वेब पेज को डायनेमिक में कन्वर्ट कर दिया। वेब 2.0 आने से अब वेबसाइट जो है डायनेमिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वेब 2.0 जो होता है ऑर्गेनाइज वे में स्टैटिक HTML वेब पेज को डायनेमिक वेब पेज में कन्वर्ट करता है, ताकि यूजर जो होता है वो आसानी से वेब बेस्ड एप्लीकेशन का यूज कर सके। तो ये डायनेमिक कन्वर्ट से क्या होगा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो होता है, एप्स वगैरह का आप यूज कर सकते हो, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ये वेब 2.0 में ही आ गया। ठीक है, एप्स वगैरह का कंसेप्ट। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ओपन शेयरिंग। ओपन शेयरिंग जैसे कि ऑर्कुट में जो होता था वो ओपन सबको ही देख सकते थे, या फिर टाइमलाइन को आप अपडेट करते हो फेसबुक पर भी, तो वेब 2.0 के कारण भी ओपन शेयरिंग जो होता है वो पब्लिक को आप शेयर कर सकते हो। ताकि बहुत सारी वेबसाइट पे आप देखते हो कि भाई जो होता है ब्लॉगिंग वगैरह सब तो ब्लॉग में लिखते हो और कोई भी पढ़ सकता है, गूगल में सर्च करने से ही बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो ओपन शेयर किया रहता है आपसे। तो ये जो होता है उसको, चौथा पॉइंट आपने वेब 2.0 के बारे में जाना। पांचवा पॉइंट आप बोल सकते हो रीड राइट वेब होता है ये। ठीक है, जैसे वेब 2.0 आपका क्या हम लोगों ने देखा था, रीड ओनली वेब होता है, इसी तरह ये रीड राइट वेब होता है। इस पर आप लिख भी सकते हो, मतलब जैसे चैटिंग भी कर सकते हो आप, शेयरिंग कर सकते हो। उसके बाद फिर बोलता है कि टैग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो कर सकते हो रीड राइट वेब। उसके बाद बोलता है कि छठा कनेक्ट पीपल, मतलब क्या सोशल नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, वेब 2.0 में पीपल को कनेक्ट करने के लिए जो आपकी वेब 2.0 ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग, उसके बाद कम्युनिटीज, मैशअप्स, टैगिंग, इन सब का कंसेप्ट देता है। ठीक है, सातवां पॉइंट बोल सकते हो क्रिएट न्यू रिलेशन। ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट न्यू रिलेशन। एक्चुअली मैं सारी बातें स्टडी मेटल में ही दी हुई है, मैंने इसको सिर्फ पॉइंट में कन्वर्ट किया है। तो कोलैबोरेटर और इन्फॉर्मेशन जो होता है उसके बीच में नया रिलेशन क्रिएट करता है, ताकि जो है बिजनेस को ग्रो अप किया जा सके। आठवां नंबर पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोवाइड आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के लिए वेब 2.0 आइडियल प्लेटफॉर्म देता है और टूल भी बहुत सारे देता है। तो यहाँ पर बोलता है कि ना केवल वेबसाइट के जो पावर होते हैं उसको डायनेमिक वेब पेज में कन्वर्ट करता है, उसका पावर, वेबसाइट का पावर बढ़ाता ही नहीं है केवल, बल्कि कई फीचर्स भी प्रोवाइड करता है जो कि सोशल नेटवर्किंग में काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।
तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोवाइड आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर सोशल नेटवर्किंग। तो पहली बात हम लोगों ने क्या देखी, पहली बात आपको नोट करना है, सबसे पहला बात वेब 2.0 के बारे में पूरी कहानी जो है आपको लिखनी है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की एबिलिटी होती है, यानी कि पीपल को एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सके, रिसीव कर सके, कोलैबोरेट कर सके या अदरवाइज शेयर कर सके। इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ऑनलाइन कोलैबोरेशन और शेयरिंग करने के लिए, जिसमें मेजर एडवांस टेक्नोलॉजी है एजैक्स। एजैक्स में असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, XML, ठीक है, XHTML, CSS वगैरह का कॉम्बिनेशन एजैक्स होता है। और अदर एप्लीकेशन यूज किया जाता है जैसे कि RSS, रियली सिंपल सिंडिकेशंस, ठीक है, रियली सिंपल सिंडिकेशन की वजह से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाया जा सकता है। और इक्लिप्स जो कि यूजर इंटरेक्शन में सपोर्ट करता है। उसके तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक वेब पेज को मोर डायनेमिक वेब पेज में कन्वर्ट करता है। जो भी होता है कि वेब 2.0 जो होता है वो ऑर्गेनाइज वे में स्टैटिक HTML वेब पेज को मोर डायनेमिक वेब पेज में कन्वर्ट करता है ताकि यूजर को आसानी से वेब बेस्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में सपोर्ट मिल सके। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा ओपन शेयर। ओपन शेयर यानी कि वेब 2.0 जो होता है वो ओपन शेयरिंग संभव हो पाता है इसमें, यानी कि कम्युनिटीज वगैरह बनाकर आप पब्लिक को शेयर कर सकते हो। पांचवा पॉइंट हम लोगों ने देखा रीड राइट वेब होता है ये, जबकि वेब 1.0 केवल रीड ओनली वेब था। उसके छठा पॉइंट देखा कि कनेक्ट करता है पीपल को, कैसे कैसे कनेक्ट करता है, तो ब्लॉगिंग से, सोशल नेटवर्किंग से, कम्युनिटी से, मैशअप से, टैगिंग है। उसके सातवां पॉइंट देखा नया रिलेशन बनाता है कोलैबोरेटर और इन्फॉर्मेशन के बीच में। आठवां पॉइंट देखा हम लोगों ने वेब 2.0 जो होता है सोशल नेटवर्किंग के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट ऑफ वेब 2.0 को जानने के लिए देखी, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ वेब 2.0 को जानने के लिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेब 2.0। कंपोनेंट्स ऑफ वेब 2.0 के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक अजय नाम के बंदे की कहानी देखते हैं, ठीक है। अजय क्या कर रहा था, अजय नाम के बंदे की फोटो मैंने दी नहीं है, इसकी वजह से हम उसकी फोटो बनाते हैं। ये अजय है। अजय क्या कर रहा था, वो अपनी BMW कार में बैठा हुआ था, अपने BMW कार को चला रहा था और उस BMW कार में बैठकर वो फोक गाना गा रहा था, ठीक है, ठीक है। फोक गाना जो है वो गाते हुए जा रहा था और साथ में जो है एक हाथ से मोबाइल में फेसबुक पर भी शेयरिंग वगैरह सब करते जा रहा था, ठीक है। फेसबुक कम्युनिटी पर अपना फाइल शेयर कर रहा था। अचानक उसका कार का एक्सीडेंट हो गया, BMW कार उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया और उसके सारे कंपोनेंट बिखर गए। सारे कंपोनेंट जब बिखर गए, उसके बॉडी के भी, उसकी गाड़ी के भी, तो फिर उसको RSS वालों ने बचा लिया, RSS वालों ने उसको बचाया, ठीक है। तो RSS वालों ने उसको बचाया, किसको, तो अजय को, ठीक है। तो अजय का मतलब क्या हो गया आपका, यूज एजैक्स एंड अदर न्यू टेक्नोलॉजीज। तो अजय का मतलब देखो यूज एजैक्स एंड अदर न्यू टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी अभी हम लोगों ने डिटेल में देखा है। अजैक्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि अजैक्स में हम लोगों ने देखा था कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, XML, XHTML और CSS वगैरह जैसे जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है अजैक्स, उसका कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यूज अजैक्स एंड अदर टेक्नोलॉजी पहला कंपोनेंट हो गया जिसको हम लोगों को लिखना है, पहला कंपोनेंट अजय, ठीक है। अजय क्या करता था, वो क्या करता था, अपनी BMW कार चला रहा था, तो B, उसके बाद M, उसके बाद W, ठीक है। तो मान लो कि अजय का दोस्त विकी के साथ वो बैठा हुआ था, तो B से ब्लॉगिंग हो गया, विकीज हो गया, उसके बाद मैशअप्स हो गया, ब्लॉगिंग, विकीज और मैशअप्स, ब्लॉगिंग, विकीज और मैशअप्स हो गया, ठीक है। मई 2016 के एग्जाम में ही ये बात पूछी गई थी, कंपोनेंट्स ऑफ वेब 2.0 शायद, ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ये ब्लॉगिंग हो गया, उसके बाद मैशअप्स हो गया और विकीज हो गया, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट हो गए। फोक गाना गाते हुए जा रहा था, तो फोक सोनोमी फेसबुक कम्युनिटी पे फाइल शेयर कर रहा था, तो कम्युनिटीज़, फेसबुक कम्युनिटी पर फाइल शेयर कर रहा था मतलब कम्युनिटीज़, ठीक है, फाइल शेयर कर रहा था, यानी कि फाइल शेयर एंड पॉडकास्टिंग, फाइल शेयर कर रहा था मतलब फाइल शेयरिंग एंड पॉडकास्टिंग, ठीक है। तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कौन बचाता है, तो RSS वाले बचाते हैं। तो RSS यानी कि रियली सिंपल सिंडिकेशंस, ठीक है। तो RSS जनरेटेड सिंडिकेशन जो कि इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि यूज़र को इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से कई सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने देखे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सब चीज़ों को फिर से देखते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ वेब 2.0 में पहला कंपोनेंट हम लोगों ने देखा था यहाँ पर यूज ऑफ एजैक्स एंड अदर न्यू टेक्नोलॉजी। एजैक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, एजैक्स में हम लोगों ने देखा था कि आपको क्या करना पड़ता है कि आप बहुत सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हो, जिसमें आपका असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद XML, XML,
ठीक है, XHTML, उसके बाद CSS वगैरह सबका आप यूज़ करते हो। मतलब कई सारे स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस एंड टूल्स देते हैं ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसका कंसेप्ट जो होता है, एजाक्स का कंसेप्ट जो होता है और एजाक्स एंड अदर टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे, इसका कंसेप्ट जो होता है वो दो बातों पर आधारित होता है। पहला होता है इंटरैक्शन और दूसरा होता है डाटा इंटरचेंज। तो ये जो एजाक्स होता है, तो आप इंटरेक्शन करने के लिए क्या करते हो, XHTML और CSS का प्रयोग करके स्टैंडर्ड बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो। ठीक है, तो XHTML CSS का इस्तेमाल जो होता है इंटरेक्शन के लिए बनाता है। ठीक है, और डाटा इंटरचेंज करने के लिए XML, ठीक है, XSLT, ऐसे सारी चीज़ें लैंग्वेज फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करता है, लैंग्वेज फॉर्मेटिंग एप्लीकेशंस का सहारा लेता है, तो एजाक्स वगैरह का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा हो गया, बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप बैक करके सुनो और स्टडी मटेरियल को एक बार जरूर से रीड करो मुझे सुनने के बाद, तब जाके आपको आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में। मतलब ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉग एक तरह का डायरी होता है या जर्नल की तरह होता है। इसमें यूज़र क्या होता है कि अपने पर्सनल वेबसाइट की तरह, अपनी डायरी की तरह इंटरनेट एक्सेस करके अपने थॉट्स, आइडियाज़ या अदरवाइज कोई विचार जो होते हैं वो लिखते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं, और बराबर उसको फ्रीक्वेंटली जब चाहे तब अपडेट भी कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ब्लॉग जो होता है वो यूज़र को एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग फ्रीडम देता है कि वो अपनी डायरी, अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, इन सबको दूसरों के साथ शेयर कर सके, कोई टॉपिक पर डिस्कशन कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सर्कल बना सके, ये सारी चीज़ें है ब्लॉगिंग में हो जाती है। तीसरा होता है BMW, बी का बाद M आ गया, मैशअप की बात हम लोग करते हैं। मैशअप क्या हो गया, मैशअप का एक एग्जांपल है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स जो होता है वो, गूगल मैप्स एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, गूगल वालों का सर्विस है। ठीक है, मानो आपका मोबाइल जो है वो एयरटेल कंपनी का है, तो एयरटेल मोबाइल जो होता है वो मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है और आपके गूगल वाले इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो होता है वो सर्विस को आपस में मैशअप कराकर आपको जस्ट एक मोबाइल नंबर आपने डाला और आपने ट्रैक कर लिया कि आपका लोकेशन कहाँ है। ठीक है, मोबाइल नंबर से जो आप ट्रैक करते हो वो कैसे करते हो, वो दो सर्विसेज का मैशअप कर लेते हो, दो सर्विसेज का, नेटवर्क का सर्विस और उनका सर्विस, गूगल वालों का सर्विस का मैशअप करते हो। ठीक है, या फिर अदरवाइज जो होता है बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आप देखोगे मैजिक ब्रिक्स वाले प्रॉपर्टी जो डीलिंग करते हैं, ओला कैब वाले या कैब वाले जो होते हैं उससे लोकेट करते हो, तो उसमें जो होता है आपका लोकेशन ऑन रहता है और गूगल मैप्स के सहारे आप अपने मोबाइल पे आप ट्रैक कर लेते हो। या बहुत सारे ऐप्स होते हैं आजकल, तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। ठीक है, तो वेब 2.0 के कंपोनेंट में जो होता है वो मैशअप का ये कंपोनेंट के कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है, कि आप मोबाइल नंबर डालने के बाद आप ट्रैक कर लेते हो कि कौन कहाँ पर है। वेब 2.0 का मैशअप कंपोनेंट जो होता है वो इंटरनेट यूजर को फैसिलिटी देता है कि मल्टीपल वेंडर के सर्विसेज को कंबाइन करके एक कंप्लीट नया सर्विस का यूज कर सके। इसमें कई सारे सर्विसेज को एक साथ कंबाइन किया जाता है, अलग अलग वेंडर देते हैं और सब मिलकर एक सर्विस देता है। इस तरह से एक ऐप्स कई सारे सर्विसेज का इस्तेमाल करके ले लेता है आपसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो आपका जो ये आपका बहुत सारा ऐप्स अगर होता है, जैसे मान लो कि ओला कैब का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं, या ट्रू कॉलर जो है आपका, ट्रू कॉलर कैसे करता है, वो बहुत सारे सर्विसेज को आपको, जैसे मान लो कहीं पर आपने जीमेल अकाउंट बनाया होगा, उसमें आपने नंबर डाला होगा तो आपका डिटेल वहाँ से ले लेता है। तो ये हर तरह का जो सर्विसेज को जो है कंबाइन करके एक नया सर्विस कंप्लीट आपको प्रोवाइड करता है, उसी को मैशअप्स बोलते हैं। उसमें कई कॉम्बिनेशन होता है नेटवर्क वगैरह का। उसके बाद आता है आपका विकीज़। विकीज़ क्या होता है, मतलब ये कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है वेब 2.0 का जिसमें एनालिटिकल एबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब गूगल सर्च में जैसे देखते हो आप कोई भी वर्ड डालते हो तो अचानक से जो होता है उससे रिलेटेड जितने पेज होते हैं वो एक साथ आपको आके खुल जाते हैं। एक कोई वर्ड को ही वो पकड़ के सर्च कर देता है पूरा आपका। ठीक है, तो विकीज़ किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से कोरिलेटेड पेज होता है, उसके कोरिलेटेड पेज का एक सेट तैयार करके देता है आपको, जिससे यूजर को जो होता है वो कंटेंट शेयर करने में काफ़ी सुविधा होती है। मतलब इनफैक्ट जो होता है विकीज़ जो होता है वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि आसानी से जो भी एक डॉक्यूमेंट आपका डाला गया है उससे रिलेटेड पेजेस को जो होता है सर्च इंजन वगैरह सब उसमें होता है। एक्चुअली सीधे शब्दों में कहा जाए तो फॉग गाने गाने लगा था, वो BMW कार पर बैठ के फॉग गाना गा रहा था अजय। ठीक है, तो फॉक्सोनॉमी क्या होता है, तो यहाँ पर कहाँ है फॉक्सोनॉमी। ठीक है, फॉक्सोनॉमी क्या होता है, मतलब जो टैग करने में या फिर आप बोलो तो बुकमार्क करने में, ठीक है, मार्क करने में, मतलब कंपोनेंट जो हेल्प करता है। सोशल बेंचमार्किंग भी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये मार्क करने में हेल्प करता है, बोलो तो टैग करने में हेल्प करता है। टैग करना मतलब वेब पर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको आप क्लासीफाई करते हो ताकि उससे रिलेटेड जो दूसरा थॉट्स होता है वो आपको तुरंत फाइंड आउट हो जाए, इसलिए आप टैग करते हो। मतलब इन्फॉर्मेशन को वेब पर
जो भी रिलेटेड पेज रखे होते हैं उसको एक तरह का एक फोल्डर बना लेते हो, वर्चुअल फोल्डर बना लेते हो, मतलब बिना कंप्यूटर में फोल्डर को सेव किए हुए एक फोल्डर बना लेते हो, ताकि किसी भी वक्त बाद में जाके आप उससे कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन होते हैं उस पर जो है टैग कर लेते हो आप, सीधे शब्दों में सीधे बोला जाए तो। उसके बाद क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, फेसबुक कम्युनिटी पर वो क्या कर रहा था, फाइल शेयर कर रहा था, तो कम्युनिटीज हो गया, ये भी एक कंपोनेंट हो गया कम्युनिटीज। तो मतलब ये एक ऐसा ऑनलाइन स्पेस होता है जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनका ऑब्जेक्ट एक ही होता है वो एक कम्युनिटी बना लेते हैं ताकि थॉट्स को, आइडियाज़ को शेयर कर सके। सोशल नेटवर्किंग का ये एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है सोशल नेटवर्किंग की फैसिलिटी एंड सर्विस को बेटर बनाने के लिए। फाइल शेयर एंड पॉडकास्ट, मतलब ये एक फैसिलिटी होता है, ये क्या होता है, ये एक फैसिलिटी होता है जो कि यूज़र को हेल्प करता है मीडिया फाइल या उसके कंटेंट्स को ऑनलाइन शेयर करने के लिए। ठीक है, फाइल शेयर ऑनलाइन आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद हो गया आरएसएस जनरेटेड सिंडिकेशंस। आरएसएस वालों ने बचाया, मतलब रियली सिंपल सिंडिकेशन, तो आरएसएस जनरेटेड सिंडिकेशन मतलब एक वेबसाइट पर आपने अपडेट करते हो दूसरा वेबसाइट पर अपने आप इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जो भी वेब फीड जो होता है वो यूजर को मिल जाता है, यानी कि पुश टेक्नोलॉजी जो होती है, जो आपने पढ़ा होगा पुश टेक्नोलॉजी, आपने कहाँ पढ़ा होगा, प्रोफेशनल एथिक्स में। ठीक है, वेबसाइट जो है वो पुश टेक्नोलॉजी को वो आपको समराइज फॉर्म में दे देता है या डिटेल में भी एज इट इज दे देता है, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शन रहता है, मतलब आपको शॉर्ट में बता देता है कि नोटिफिकेशन के थ्रू कि भाई वहां पर अपडेट हुआ, उसका फैसिलिटी आपको यहाँ भी मिल जाता है। एक वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड वेबसाइट पर जो होता है वो पढ़ा जा सकता है, वो आरएसएस सिंडिकेशंस के कारण पढ़ा जा सकता है। उसके हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेब 2.0। वेब 2.0 का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, मुख्य रूप से 3 जगह पे इसको अप्लाई किया जाता है। वेब 2.0 का एप्लीकेशन 3 जगह पे होता है, सोशल मीडिया, मार्केटिंग और एजुकेशन में। मार्केटिंग में जितने भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब हो गए वही सब हो गए। सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होता है उसमें कम्युनिकेट करना और शेयर करना सबसे ज़्यादा जो लोगों को जरूरत पड़ती है वो सोशल मीडिया में पड़ती है, इसीलिए कई वेब का जो प्लेटफॉर्म जो होता है उसको चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म अच्छा चाहिए होता है, टूल्स चाहिए होता है सोशल नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, सोशल मीडिया को। इसकी वजह से जो होता है वेब 2.0 का हेल्प लेते हैं, जैसे फेसबुक वालों ने सोशल वेब 2.0 टेक्नोलॉजी को अपनाया होगा। मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान ही कस्टमर को आप इंगेज कर सकते हो मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्विस इन्हांसमेंट और प्रमोशन करने के लिए, ऐड वगैरह करने के लिए, प्रोडक्ट के सारे डेवलपमेंट स्टेज में कस्टमर को इंगेज करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इन सबसे जो है कस्टमर को आप जोड़ कर रखते हो, तो वो मार्केटिंग के लिए आपने वेब 2.0 का इस्तेमाल किया। एजुकेशन, स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन जो होता है उसमें काफ़ी सपोर्ट करता है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब चलती है तो उसमें जो है आप चैटिंग करके जो है वो आप देखते हो, पढ़ते हो। ठीक है, अल्टाइन, इटेन वगैरह सब, तो स्टूडेंट भी आपस में एक दूसरे से जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ फॉर सोशल नेटवर्किंग यूजिंग वेब 2.0 के बारे में देखेंगे। बेनिफिट एंड चैलेंजेस फॉर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग, तो ये रेगुलर कोर्स की वीडियो में हम लोग देखेंगे, अमेंडमेंट में नहीं देखेंगे। हम लोग फिलहाल आते हैं वेब 3.0 के कंसेप्ट पर। वेब 3.0 बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और ये पूरी तरह अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा समय आएगा जब आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे, अभी आ गए हैं कुछ हद तक लेकिन पूरी तरह से नहीं आया। आपके घर के फ्रीज की बात करते हैं हम लोग, आपके घर के फ्रीज, कार, एयर कंडीशन, टेलीविजन और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी घर में होते हैं वो सारे के सारे इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे, सब में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और उसमें आपका इंस्ट्रक्शन सेट रहेगा, अकॉर्डिंगली वो काम को परफॉर्म करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक ऐसा एप्लीकेशन आ गया है जिसमें अगर आपके घर में लाइट ऑन है, अगर घर में आपने इंटरनेट कनेक्शन रखा हुआ है, वाईफाई ऑन है, तो देखोगे घर में मान लो कि आपने स्विच ऑन छोड़ दिया है कोई किसी बल्ब का, ठीक है, कोई लाइट ऐसे ही ऑन आपने छोड़ दिया है, आप ऑफिस में अचानक याद आया कि अरे शायद किचन का लाइट मैं ऑफ करना भूल गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप मोबाइल के ऐप्स पे जाओगे, टच करोगे और इंटरनेट के थ्रू अपने आप घर का लाइट ऑफ हो जाएगा। आखिर क्यों ऐसा हुआ? ये वेब 3.0 की तरह होगा। वेब 3.0 का दूसरा एग्जांपल बैंगलोर वगैरह में कहीं कहीं एप्लीकेबल भी हो गया है। वैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं नॉनवेज का यहाँ पर एग्जांपल लूँगा कि फ्रिज का, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो फ्रिज में जैसे एक ट्रे है, उस ट्रे में बहुत सारे मान लो अंडे रखे हुए, अंडा रखा हुआ, अंडा का जो है उस ट्रे में रखा हुआ, अंडा का ट्रे में जैसे ही अंडा जो है आखिरी अंडा आपने उठाया, वैसे ही जो सोसाइटी का नीचे सुपरमार्केट है उसको ऑनलाइन ऑर्डर चला गया और उसके जो कार्ड होते हैं उसमें आपका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, उसमें से बैलेंस अपने आप जो है वो कट जाता है और वो आपके घर में बेल बजाता है, अंडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब के लिए। फ्रिज में भी आपके इंटरनेट कनेक्शन है, इसी तरह आपके एसी में कनेक्शन है, टेलीविजन में इंटरनेट कनेक्शन है। इस तरह से जो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब में, मशीन सब में जो इंटरनेट का कनेक्शन रहेगा, फैक्ट्री अपने आप में जो इंटरनेट से टाइम पर चलने लगेगी। ये सारी चीज़ें वेब 3.0 के टेक्नोलॉजी है। ये पहली बार जो है अभी तक फिलहाल जो है यूज़ नहीं किया गया, मतलब ये कंसेप्ट जो होता है वो पहली बार न्यूयॉर्क टाइम जो होता है 2006 ईस्वी में
ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन ने ये टर्म को यूज कर दिया था, इस वर्ड को यूज किया था, जिससे दुनिया भर में तहलका मच गया। ठीक है, तो वेब 3.0 और वेब 4.0 अभी तक पूरी तरह आया नहीं है, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस पर अभी भी काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। वेब 3.0 थर्ड जनरेशन ऑफ WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का ये थर्ड जनरेशन है, इसीलिए इसको वेब 3.0 जो है वो कहा जाएगा। वेब 3.0 ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ वेब है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करेगा या करता है। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर अपने आप इनपुट ले लेते हैं, रॉ डाटा खुद ही कंप्यूटर जनरेटेड जो होगा वो हो जाएगा, रॉ डाटा मिल जाएगा कंप्यूटर को, मशीन को अपने आप, और इसी तरह ऑनलाइन उनको इनपुट भी मिल जाएगा और वो प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे और आउटपुट भी दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको कुछ लोग इंटेलिजेंट वेब के नाम से पुकारते हैं। कुछ एक्सपर्ट ने वेब 3.0 का दूसरा नाम दिया है इंटेलिजेंट वेब, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल रहेगा, AIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल किया जाएगा या किया जा रहा है। वेब 3.0 जो होता है 2006 में सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में पहली बार ये वर्ड को प्रिंट कर दिया था, जिसे दुनिया भर में तहलका मच गया। वेब 3.0 में मतलब इतना तहलका मच गया कि भाई इसके बारे में जो है लोगों के बीच में हंगामा हो गया, हल्ला हो गया, फिर उसके ने जो है वेब 4.0 टर्म भी यूज कर दिया था। वेब 4.0 तभी तक आया ही नहीं है। वेब 3.0 में वेब 2.0 की तरह कई टूल्स होते हैं। ठीक है, जो भी इसके टूल्स होते हैं वेब 3.0 के, वो आपके नेचुरल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, आपके वॉइस को भी एक्सेप्ट करके आपके इंस्ट्रक्शन को मानेंगे रोबोट की तरह, नेचुरल लैंग्वेज, आपके नेचुरल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इसको कहा जाता है। इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसको नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जो है इसको माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा इवोल्यूशन माना जाएगा इंटरनेट की दुनिया में। इसकी मदद से इफिशिएंट मैनर में आप घर का कोई भी अप्लाइंसेस वगैरह सब दूर दूर से यूज़ कर सकते हो। कई प्रकार के एक्सीडेंट से जो है गाड़ी वगैरह को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वेब 2.0 आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार वेब 2.0 से कनेक्ट करते हैं, सॉरी वेब 3.0 में आती है। वेब 2.0 में हम लोगों ने देखा था रीड राइट वेब होता है, एक देखा था वेब 1.0 उसमें देखा था रीड ऑनली होता है, उसके बाद यहां पर हम लोगों ने देखा था रीड राइट 2.0 में, उसके थर्ड जनरेशन में आपने 3.0 देखा। ठीक है, तो यहां पर बोलता है कि क्या बोलते हैं, रीड राइट वेब में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और कई तरह के टूल के बारे में हम लोगों ने देखा। वेब 3.0 में हर एक इंडिविजुअल या कस्टमर का जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ख्याल रख पाएगी, मतलब उसका बर्थडे कब है, उसका डेट कब है, उसने किस चीज़ को खरीदा था, किस चीज़ को खरीदना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें उसका पहले से मतलब एडवांस में ही समझ पाएगी, उसकी बातें याद रख पाएगी, उसकी बातों को एकत्रित कर पाएगी। ये सब तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल बोला, ये सब जो है बर्थडे तो अभी भी हो रहा है वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर से हो रहा है। वेब 3.0 में आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेब 3.0 में दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली बात याद रखनी है कि डाटा वेब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये करता है। ठीक है, डाटा पब्लिशेबल एंड रीयूजेबल होगा, जिसका फॉर्मेट क्वेरी बेस्ड होगा। ठीक है, तो डाटा वेब टेक्नोलॉजी, तो ये बोलता है कि जो आपका ये पहला डाटा वेब टेक्नोलॉजी और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। यहां पर क्या होगा कि डाटा वेब टेक्नोलॉजी में क्या खासियत होगी कि डाटा को पब्लिश करने लायक होगा, यानी कि आपके नेचुरल लैंग्वेज में ही डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा और डाटा को रीयूजेबल कर सकता है। क्वेरी बेस्ड फॉर्मेट में इसको डाटा को रीयूज कर सकता है, मतलब दोबारा आपको उसी काम को करवाने के लिए फिर से डिटेल में इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन में ही वो आपकी बात को मानेगा। यूजर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पब्लिश करेगा उसका एप्लीकेशन जो होता है वो आंसर देने में खुद ही कैपेबल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है, उसके पब्लिश क्वेश्चन का यहाँ पर बोलता है कि डाटा वेब टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन को पब्लिश करना है और रीयूजेबल करेगा उसी डाटा को। ठीक है, वैसे तो वेब 3.0 के कई कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पर दो कंपोनेंट को पढ़ना है, सिमेटिक वेब और वेब सर्विसेज। इसके कुछ कंपोनेंट हम लोग देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसका नाम बस आप एक बार देख लो। इसमें सिमेटिक वेब जो है और वेब सर्विसेज, ये वेब सर्विसेज भी कंपोनेंट में डाला गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कंपोनेंट के तौर पे याद रखना है।
इसके कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पर भी हम लोगों ने कई कंपोनेंट देखे थे, वेब 2.0 में भी कई कंपोनेंट देखे थे। ठीक है, अजय वाली कहानी में अजय का एक्सीडेंट हो जाता है तो आरएसएस वाले उसको बचाते हैं। कंपोनेंट यहाँ पर है सिमेंटिक वेब, माइक्रो फॉर्मेट, एकदम छोटा छोटा फॉर्मेट रहेगा इसमें चिप्स का, नेचुरल लैंग्वेज सर्च, आपकी बात को समझेगा, डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग एबिलिटी मशीन में रहेगी, इंटेलिजेंस टूल रहेगा इसमें, इसकी वजह से रिकमेंडेशन एजेंट आपको रिकमेंड भी करेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सिमेंटिक वेब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और वेब सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़ना है। सिमेंटिक वेब क्या होता है? ये एक फ्रेमवर्क होता है। ये क्या होता है? ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंतर्गत जो भी एप्लीकेशंस या कम्युनिटी होगी वो एक दूसरे के डाटा से ऑटोमेटिकली लिंक बना के रखेगी। तो सिमेंटिक वेब में एक मेन क्या होता है? ऑटोमेटिक लिंक। आप एक डाटा उसको दोगे, उससे सारे रिलेटेड डाटा को एक साथ इसका सर्च इंजन सर्च करके ऑटोमेटिक लिंक बना कर रख देगा, ताकि जरूरत पड़ने पर जो एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके, एक दूसरे के डाटा को प्रोसेस करने में रीयूज कर सके। अगर किसी और जगह पे कंप्यूटेशन ऑलरेडी हो चुका है तो उसका फाइनल रिजल्ट को ये डायरेक्ट उठा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि इसके कारण ही एक वेब दूसरे वेब के डाटा को शेयर कर पाता है। एक वेब दूसरे वेब के डाटा को इसी के कारण जो होता है वो शेयर कर पाता है। तो वेब्स टू वेब शेयर। ठीक है, आरएसएस सिंडिकेशंस में इसमें इसी में होता है, तो हम लोग इसमें भी आरएसएस सिंडिकेशन होता है, तो उसके हिसाब से वेब टू वेब शेयर हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक टूल के तहत अगर आप इंटरनेट से किसी के मशीन को डाटा दे सकते हो, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, जो इस डाटा इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली फीड कर दिया जाएगा और मशीन खुद ही एक्शन लेता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था फ्रिज से ऑर्डर, लाइट ऑफ हो जाना नेट से, ये सारी चीज़ें मशीन इंस्ट्रक्शन देने वाला। तो पहली बात है कि मशीन इंस्ट्रक्शन जो है, तीसरी बात यहाँ पर। ठीक है, तो वेब एक दूसरे से रिलेटेड वेब पेज, एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के डाटा को शेयर कर सकता है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि एक टूल के तहत जो होता है मशीन डाटा या इंस्ट्रक्शन को ऑटोमेटिकली फीड कर लेता है, तो ऑटोमेटिक फीड। ठीक है, तो ऑटोमेटिक लिंक बना लेता है, वेब टू वेब इंफॉर्मेशन शेयर हो सकता है, ऑटोमेटिक फीड हो सकता है। ये सिमेंटिक वेब कंपोनेंट्स की खासियत होती है। दूसरा होता है वेब सर्विसेज। हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते वक्त इंट्रोडक्शन में ही देखा था, मिडिलवेयर करके एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल वेब सर्विसेज में जो होता है आप यूज़ करते हो, ताकि एक कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर पाए, जिसकी वजह से आप लोग चैटिंग वैटिंग सब कर सकते हो। तो वेब सर्विस का इस्तेमाल ये भी करता है। मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ये क्या करता है, वेब सर्वर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट से इंटरेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, इंटरेक्शन किया जा सकता है, आपके इंस्ट्रक्शन को समझा जा सकता है। तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि वेब 3.0 क्या होता है, ऐसी एप्लीकेशन का उसमें प्रयोग किया जाता है जो कि ओपन कनेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट लेकर प्रोसेस कर लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ओपन कनेक्शन से, ठीक है, ताकि ऑटोमेटिकली आपके इंस्ट्रक्शन को वो समझ पाए। ठीक है, इसके अलावा इसमें मशीन लर्निंग, मशीन रीजनिंग और जो आपका ऑटोनोमस एजेंट होता है उसकी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप वेब 3.0 में कंक्लूड क्या कर सकते हो कि इसमें आप कंक्लूड कर सकते हो कि ओपन कनेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये आपके नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, में इनपुट को फीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रोसेस करके देगा। इसके अलावा इसमें लर्निंग एबिलिटी होती है, तो मशीन लर्निंग एबिलिटी, मशीन के वो इंस्ट्रक्शन को, मतलब मशीन के हाव भाव को वो समझ जाता है, मशीन लर्निंग एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद मशीन रीजनिंग और मतलब आपको ये सपोर्ट भी करता है, मतलब आपको रिकमेंडेशन एजेंट की तरह काम भी करेगा। ठीक है, तो ऑटोनोमस एजेंट, ये सब हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मतलब क्या बोलते हैं, बस आपको नाम अगर हो सके तो याद रखना है। और स्टडी मटेरियल को आप अच्छे तरीके से पढ़ो। वेब 3.0 नया डाला गया है नवंबर 2016 एग्जाम में।